आप सबों का स्वागत। और आज का जो करंट अफेयर एनालिसिस है वह एक बड़े संवैधानिक प्रश्न पर आधारित है। एक ऐसा संवैधानिक प्रश्न जो संविधान के प्रावधानों को देश की राजनीति से जोड़ता है और न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए वरन हर नागरिक के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि मंत्रियों के संबंध में क्या प्रावधान संविधान में है। मंत्रियों का अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी उनको नियुक्त करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, मंत्रियों को कौन हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ क्या है। एक संवैधानिक प्रश्न है, एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है और यह इतना आसान नहीं है कि इसका उत्तर यस और नो में दिया जा सके। आज इसी एनालिसिस के साथ हम आपके सामने हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निवेदन है, और यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का बड़ा सवाल आपके सामने है, कैन सुप्रीम कोर्ट रिमूव अ मिनिस्टर। ये एक संवैधानिक सवाल है। क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी मंत्री को मंत्री पद से हटा सकता है? यह एक आसान प्रश्न नहीं है। देश का जब से शासन संविधान के प्रावधानों के तहत चल रहा है, 26 जनवरी 1950 से आज तक की स्थिति का एक घटना ऐसी सामने आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक असाधारण, एक अभूतपूर्व ऐसा कदम उठाया है और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है। और यह केस था केसाम मेघचंद्र सिंह बनाम वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी यह केस का नाम है जिस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है 18 मार्च 2020 को। इस केस में फैसला दिया है भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने। और संक्षिप्त में बैकग्राउंड बताकर इसको एनालिसिस हम करेंगे कि यह क्या है। तो यह जो मंत्री हैं उनका नाम है एक तरह से थाउनाजम श्याम कुमार सिंह। ये एक मंत्री जो मणिपुर विधानसभा के एमएलए के रूप में थे और ये मंत्री भी थे, मणिपुर सरकार के मंत्री पद थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मंत्री पद से हटा दिया है। अब आपको लगता है कि यह एक आसान प्रश्न है। ऐसी पहली बार भारत गणतंत्र के इतिहास में यह घटना पहली बार घटी है और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है जो न केवल संविधान के पहलुओं के व्याख्या से जुड़ा है बल्कि यह इम्पोर्टेंट है कि सभी को जानना चाहिए कि इस बारे में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो क्या हैं। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ मिनिस्टर का क्या कौन है, ये जानना जरूरी है कि मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट का पावर और फंक्शन क्या है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां दी गई है, क्या उन शक्तियों के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मंत्री को हटा सकता है। एनालिसिस का एक अहम पहलू है। और यह भी जानिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई सामान्य शक्ति नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। आज इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में हम आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन यह जरूरी है कि इस एनालिसिस के तहत आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह जानने के लिए यह एक अहम प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि थाउनाजम श्याम कुमार सिंह जो मणिपुर के मंत्री थे उनको मंत्री पद से हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केसम मेघचंद्र सिंह बनाम ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को यह फैसला आया है। लेकिन इस फैसले को समझने के लिए, इसके एनालिसिस के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर इस बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है। और जब इस तरह का कोई भी इशू होता है तो आपके लिए सबसे बड़ा जो गाइडलाइन है वो भारत का संविधान है। इसी में दिया हुआ है कि कौन क्या कर सकता है, मंत्रियों की नियुक्ति करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या है और क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है। अगर है तो क्या इसमें उल्लेख है। इन्हीं पहलुओं की आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोविजन क्या है मंत्रियों के बारे में।
प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान है, कैसा प्रोविजन, यह प्रोविजन संवैधानिक प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान क्या है मंत्रियों के बारे में। और हम दोनों तरह के मंत्रियों के बारे में आपको शॉर्ट में बता देंगे, यूनियन गवर्नमेंट यानी भारत की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकार। संविधान में दोनों प्रकार के मंत्रियों के बारे में दिया गया है, अगर आप देखें तो इस तरह से है और इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। इन प्रावधानों को सभी को जानना चाहिए, तभी इस एनालिसिस पर आप पहुंच सकते हैं कि मंत्रियों को हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है कि नहीं, या सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को देने में एक तरह से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, क्योंकि सामान्य शक्तियों के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मंत्री को मंत्री पद से नहीं हटा सकता है। अहम प्रश्न यही है। तो जो सबसे पहला प्रश्न है कि मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये जानना जरूरी है। अपॉइंटमेट अथॉरिटी कौन है, तो यहां हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे और यहां हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। ये यूनियन गवर्नमेंट का इस लाइन में आएगा और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अगर आप देखें तो 75(1) में कहता है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 ब्रैकेट में 1 ये प्रावधान करता है कि प्राइम मिनिस्टर यानी भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 75(1) कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, एंड अदर मिनिस्टर्स और जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही कर रहा है। किसके रिकमेंडेशंस पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 75(1) आर्टिकल है जहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PMI यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आल्सो बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को रेकमेंड कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति कर रहा है। ऐसा ही प्रावधान राज्यों में भी है 164(1) में, और इसमें दिया हुआ है कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन कर रहा है, गवर्नर के द्वारा हो रही है। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर करता है, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं राज्यों में, अदर मिनिस्टर्स, इसकी नियुक्ति भी गवर्नर ही कर रहा है, बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इससे क्लियर कट हो जाता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है संघ के मंत्रियों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और राज्य के मंत्रियों के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गवर्नर है। ये एक प्रावधान इंपॉर्टेंट है, वो दिया हुआ है। और दूसरा प्रावधान है एक तरह से कि मंत्री किसकी कृपा से मंत्री पद पर बने रहते हैं, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर टू होल्ड ऑफिस, यानी ये प्लेजर के बारे में कहा जाता है कि मंत्री पद अपने ऑफिस में रहते हैं। ये 75(2) दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर तक वो मंत्री पद रहते हैं। ऑल मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के प्लेजर तक सभी मंत्री पद पर कंटिन्यू रखते हैं और उस ऑफिस को होल्ड करते हैं। और ऐसा ही प्रावधान 164(1) में भी दिया हुआ है कि ऑल मिनिस्टर्स, राज्य सरकार में जितने भी मंत्री होते हैं वे सब गवर्नर के प्लेजर तक पद पर बने रहते हैं। गवर्नर्स प्लेजर तक सभी रहते हैं, यानी यह प्लेजर गवर्नर का है यहाँ पर, और यह प्लेजर यहाँ राष्ट्रपति का है। और यह प्लेजर अगर विड्रॉ कर ले राष्ट्रपति तो मंत्री से हट जाएगा, और यहाँ पर अगर गवर्नर विड्रॉ कर ले प्लेजर तो यह हट जाएगा। लेकिन यह प्लेजर वस्तुतः प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी को पद से हटा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो हेड होता है, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, यानी कि सारे मंत्री जितने भी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर होता है, जिसे कहते हैं मंत्री परिषद। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है,
वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो कहा गया कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इस केस में लोकसभा लोअर हाउस है, तो जितने भी मंत्री हैं यानी मंत्री परिषद के सारे सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी ये प्रावधान दिया हुआ है 75(3) में ये प्रावधान है कि सारे मंत्री 75(3) में ऑल मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड सिमिलर प्रोविजन इज आल्सो गिवन इन 1642 that all ministers, all council of मिनिस्टर्स, जितने भी मंत्री हैं मंत्री परिषद में, ये लोग कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पर भी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली आता है यानी विधानसभा। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति सारे मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और यहाँ पर एक विधानसभा के प्रति ये संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है। ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और एक जो अन्य प्रावधान है जो यहाँ पर मैं फिर से डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि मंत्रियों को हमने देखा है यहाँ पर कि नियुक्ति कौन कर रहा है, तो राष्ट्रपति। प्लेजर किसका है? तो यहाँ पर इस केस में राष्ट्रपति का है, यहाँ गवर्नर का है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लोकसभा की बात है और यहाँ पर विधानसभा की बात हो रही है। और अब बात है एक और इसमें दिया हुआ है कि कंसेक्यूटिव 6 माह तक, कंसेक्यूटिव 6 months without a member of house, यानी कि बिना किसी सदन का सदस्य रहे कोई भी मंत्री 6 माह तक पद पर रह सकता है। यह प्रावधान दिया हुआ है संविधान में। यह प्रावधान है 75 यूनियन गवर्नमेंट के मामले में है ये 75 कि कोई भी मंत्री बिना लोकसभा का, सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में, या बिना राज्यसभा का सदस्य हुए मैक्सिमम 6 मंथ तक रह सकता है। और इस 6 माह के दौरान या 6 माह की समाप्ति पर वो सदस्य नहीं बनता है तो उसका जो मिनिस्टरशिप है वो खत्म हो जाता है। वो मिनिस्टर ऑटोमेटिक नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। और ऐसा ही प्रावधान 164 में दिया हुआ है ये स्टेट गवर्नमेंट में 6 मंथ के बारे में। यानी जो प्रावधान यूनियन गवर्नमेंट के मामले में है वही प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट के मामले में है। और वो प्रावधान कहता है कि 6 माह में अगर कोई मंत्री नहीं बन पाया, सदस्य नहीं चुना गया, तो वो मंत्री से हट जाता है। इस प्रकार का एक इंपॉर्टेंट प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। यानी कि यह ऑटोमेटिक प्रोविजंस है, यहाँ पर भी कोई हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और एक दिया हुआ है वैकेशन ऑफ सीट्स, यानी सीट्स कैसे खाली होगा, वैकेशन ऑफ सीट्स। तो कोई मंत्री अगर रिजाइन करना चाहता है तो यह इंपॉर्टेंट दिया हुआ है यहाँ पर 101(3)(b) में। यूनियन गवर्नमेंट के मामले में दे रहा है कि अगर वो रिजाइन करना चाहता है, कोई भी मिनिस्टर रिजाइन करना चाहता है तो वह रिजाइन किसको देगा? एन एमपी, वैकेशन ऑफ सीट्स। तो मंत्री अगर रिजाइन करना चाहता है, अगर वैकेशन ऑफ सीट्स मिनिस्टर, तो ये देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह का प्रोविजन है। और यहाँ पर कोई मंत्री अगर रिजाइन करना चाहता है, और यहाँ पर अगर कोई रिजाइन करना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये किसको देगा? ये भी देगा एक तरह से गवर्नर को देगा। और गवर्नर को यह चिट्ठी थ्रू चीफ मिनिस्टर जाती है। ये मंत्रियों के लिए फॉर विथ रेस्पेक्ट टू मिनिस्टर मैं बताया कि एक मिनिस्टर कैसे रिजाइन दे सकता है। तो रिजाइन ये दे रहा है प्रेसिडेंट को, यहाँ रिजाइन दे रहा है गवर्नर को, लेकिन इसका रिजाइनेशन रूट कर रहा है थ्रू चीफ मिनिस्टर और यहाँ रिजाइनेशन रूट कर रहा है थ्रू प्राइम मिनिस्टर। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि एमपी और एमएलए ये रिजाइन भी दे सकते हैं, चाहे वो मंत्री हो या ना हो, उनके लिए भी प्रावधान है कि वो किनको रिजाइन दे सकते हैं। तो सिंपली जो एमपी हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, अगर कोई एमपी है वो रिजाइन करना चाहता है तो रिजाइन कर सकता है। इसका प्रावधान किया गया है 101(3)(b) में। तो यह प्रावधान जो है लोकसभा का, अगर वो एमपी है तो यह स्पीकर लोकसभा को रिजाइनेशन दे सकता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा का है तो यहाँ पर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को यह रिजाइन दे सकता है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई एमएलए है तो यहाँ पर रिजाइन दे सकता है स्पीकर
लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को, और अगर विधान परिषद का एमएलसी है तो वह रिजाइन दे रहा है एक तरह से यहाँ पर चेयरपर्सन को, चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह का एक प्रावधान है कि एक मेंबर है, एमपी है, वो किसको रिजाइन करेगा, और यहाँ पर एमएलए है किसको करेगा, एमएलसी करेगा, राज्यसभा किसको कर रहा है, ये प्रावधान दिया हुआ है। तो ये संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है कि मंत्री का नियुक्ति कैसे हो रहा है, वो किसके मातहत काम करता है, ये सारी बातें दी हुई है। एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान जिसमें दिया हुआ है कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई एमपी एमएलए लाभ का पद धारण करता है तब क्या होगा। सो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है एक तरह से, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई ऐसा एमएलए है, एमपी है, मान लीजिए कि यहाँ पर एमपी है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है, लाभ का पद जिसको कहते हैं, लाभ का पद धारण करता है, और इसका प्रावधान दिया हुआ है संविधान का 102(1) में देता है कि अगर लाभ का पद धारण करता है एक तरह से तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वो एमपी नहीं रहता है। और ऐसा ही प्रावधान 191 में दिया हुआ है कि कोई एमएलए है या कोई एमएलसी है और इस पोस्ट एमएलए या एमएलसी के अलावा कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। ये प्रावधान डिस्क्वालिफिकेशन का दिया हुआ है। और एक और लास्ट प्रावधान एक तरह से दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 102 में, संविधान का अनुच्छेद 102 में दिया हुआ है कि अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार हो जाता है, डिस्क्वालिफाई हो जाता है, किस लिए, अंडर 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची के तहत वो अगर डिस्क्वालिफाई हो जाता है। 10वीं अनुसूची क्या है, तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून का मतलब है, सपोज कोई बीजेपी के सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी से चुनाव लड़ने के पश्चात वो किसी और पार्टी की सदस्यता धारण कर लेता है, या व्हिप के विरोध में जाकर वो वोटिंग करता है या चुनाव नहीं देता है, वोट नहीं देता है हाउस के अंदर, तो दल बदल का शिकार हो जाता है। ये 102 में करता है, तो ये भी एक दिया हुआ है 102 में, तो इसका भी हो जाता है। और 191 में दिया हुआ है कि यहाँ पर एमएलए और एमएलसी भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं दल बदल कानून के तहत, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, 1985 में बना था, राजीव गांधी गवर्नमेंट की तरफ से सरकार ने ये बना था कि दल बदल करने पर या उसके प्रावधानों के तहत कोई भी एमएलए एमएलसी अपने पोस्ट पर नहीं रहेगा, और वैसे ही कोई यहाँ पर एमपी है तो वो भी अपनी सदस्यता खो देता है, ये दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कोई व्यक्ति इस अयोग्यता का निर्योग्यता का शिकार हो गया है कि नहीं, इसका जो फैसला करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसा करने के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय लेता है। यानी कि कोई एमपी एमएलए, चाहे वो लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, एमपी वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के कारण अपना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उसका जो मेंबरशिप है वो खो दिया है कि नहीं, इस पर अंतिम फैसला भारत का राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और यह राष्ट्रपति जो करता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग के सलाह पर करता है। इसी प्रकार, और ये प्रावधान दिया हुआ है 102(1) में, ये प्रावधान दिया हुआ है। वैसे ही 1911 के तहत जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की यहाँ पर राज्य सरकार के लिए बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पर जो फैसला करता है वो गवर्नर करता है। और गवर्नर ऐसा करने के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से राय लेता है। लेकिन दल बदल का जो मामला है, दल बदल करने के लिए इस पर अंतिम जो डिसीजन लेता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है। तो यूनियन के मामले में यह अगर लोकसभा की सदस्यता खोने का मामला हो तो इस पर फैसला स्पीकर करेगा, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा। और राज्यसभा की सीट का अगर मामला हो, कोई मेंबर अगर राज्यसभा का एमपी है तो इस पर जो फैसला करेगा वो चेयरपर्सन करेगा, यानी जिस हाउस का वो सदस्य होगा उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसका फैसला करता है दल बदल। और सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली अगर है तो इस पर फैसला स्पीकर करेंगे, लेजिस्लेटिव अगर काउंसिल है तो यहाँ पर चेयरपर्सन करते हैं। यानी 10वीं अनुसूची के तहत, दल बदल कानून के तहत किसी एमपी का सदस्यता का जाना
यह डिसीजन कौन लेगा? इस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। लोकसभा के मामले में स्पीकर, राज्यसभा के मामले में चेयरपर्सन, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के मामले में भी विधानसभा के मामले में स्पीकर और विधान परिषद के मामले में चेयरपर्सन करते हैं। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो फैसला लेता है वो राष्ट्रपति करता है और यहाँ गवर्नर करता है, और राष्ट्रपति और गवर्नर अपने अपने मामलों में ऐसा डिसीजन लेने के पहले इलेक्शन कमीशन का राय लेते हैं। ये एनालिसिस एक महत्वपूर्ण एनालिसिस मैंने आपको दिया कि आखिर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, आखिर मंत्री किसके प्लेजर के तहत काम करते हैं, मंत्री लोग रिजाइन किसको देते हैं, और कोई एमपी या एमएलए है तो वो कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के कारण पद से हट जाता है या उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में और दल बदल के मामले में। ये एनालिसिस क्लियर कट बताता है कि मंत्रियों जो मिनिस्टर्स अगर ये यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं या स्टेट गवर्नमेंट के मामले में है तो यहाँ पर जो सारा पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, और यहाँ पर गवर्नर को सारा पावर है मंत्रियों को नियुक्त करने का और मंत्रियों को हटाने का। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो अभी मैंने डिस्कस किया उसके तहत कोई पावर नहीं है। अगर आप देखें जो हमने अभी एनालिसिस किया, सुप्रीम कोर्ट न तो मंत्रियों का अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और न ही जो मंत्री है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्लेजर के तहत काम करते हैं। अयोग्यता के मामले में भी यह फैसला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राष्ट्रपति करता है, और दल बदल कानून के तहत यह फैसला उस हाउस के रेस्पेक्टिव जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो करते हैं। कहीं भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट मंत्रियों को हटा सकता है, क्योंकि न तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और न ही सुप्रीम कोर्ट मंत्रियों के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। ये एनालिसिस के बाद हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है। ये तो मंत्रियों के बारे में संवैधानिक प्रावधान हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा पावर रखता है जिसके तहत वो मंत्रियों को डिसिप्लिन कर सके, मंत्रियों को हटा सके या मंत्रियों को किसी प्रकार उसको रेगुलेट कर सके? तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका पावर और उसका जो फंक्शन है, पावर एंड फंक्शंस है, उसके बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसके बारे में सम्यक एक व्यू बना सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो है आर्टिकल 32। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है? तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक रिट कोर्ट के रूप में है, एज रिट कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट की पहली शक्ति है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक रिट कोर्ट के बारे में है, जहां पर इसको रिट जारी करने की शक्ति है। और यह रिट सुप्रीम कोर्ट किस लिए जारी करेगा? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट सभी लोगों को, नागरिकों को भी राइट, सारे राइट नागरिकों को है, और कुछ फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को भी दिए गए हैं। इन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रिट कोर्ट कहते हैं, और यह रिट जारी करना सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत प्राप्त है, जो पावर एंड फंक्शन में डिस्कस किया जाता है। इसका दूसरा पावर एंड फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो है आर्टिकल 129। 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यह सुप्रीम कोर्ट की दूसरी शक्ति बताता है संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत। और इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अगर कोई नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट करने का, अपने खिलाफ कंटेम्प्ट के लिए दंडित करने की शक्ति है। यानी सुप्रीम कोर्ट एज ए कंटेम्प्ट कोर्ट के रूप में भी काम करता है। और अवमानना के तहत सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानने वाले को सुप्रीम कोर्ट दंडित कर सकता है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। थर्ड जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का वो दिया है आर्टिकल 131 के तहत, 131 के तहत। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनको कोई और कोर्ट नहीं सुनेगा, केवल और केवल वो मामले प्रथमतः सुप्रीम कोर्ट में ही लाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही उसको रखा जा सकता है। कोई हाई कोर्ट उस मामले को नहीं सुन सकता है। और ये कैसे मामले हैं? ये वो मामले हैं जो संघीय विवाद से जुड़े हुए हैं, फेडरल डिस्प्यूट्स के बारे में है, केंद्र और राज्यों के बीच, या
कई राज्यों के बीच में ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं, जो इंडिया एक फेडरल स्टेट है, इसलिए फेडरल जो डिस्प्यूट होंगे वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन बताता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की अलग शक्ति है वो 132, 133 और 134 के तहत, ये तीनों आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट की एक और शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति बनती है कि सुप्रीम कोर्ट देश का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि देश का सबसे बड़ा अपील करने वाला जो कोर्ट है कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जहां पर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। कोई भी ऐसा संवैधानिक मामला है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, या कोई सिविल मैटर है, ऐसा भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, और या ऐसा कोई क्रिमिनल इशू है तो इस पर भी अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 132, 133, 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के रूप में काम कर रहा है। तो ये है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है टू ग्रांट ए स्पेशल लीव, टू ग्रांट ए स्पेशल लीव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जाती है उसके लिए अगर स्पेशल लीव ग्रांट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो अपील मानी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार कर ली गई है, उस पर आगे सुनवाई होती है और ऐसे पिटीशन को स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील इस माध्यम से भी होती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का पावर है एसएलपी का, स्पेशल लीव ग्रांट करने का, और उसके बाद अपील जो है इंस्टीट्यूट मानी जाती है। इसके अलावा 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को ही रिवाइज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भारत के सारे कोर्ट और जो क्वेसी जुडिशियल बॉडीज हैं वो लोग बाध्य हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने के निर्णयों को बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आगे जाकर अपने निर्णयों को खुद बदल सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी संवैधानिक बेंच बैठानी पड़ती है, जैसे 3 बेंच को 5 बेंच चेंज कर सकता है। और हमने देखा है कि गोलकनाथ के केस को कैसे आगे जाकर केशवानंद भारती में बदल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के निर्णयों को बदल सकता है, रिवाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करके अपने निर्णयों को बदल देता है। ये सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण पावर दिया गया है आर्टिकल 137 के तहत। इसके अलावा आर्टिकल 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का पावर है। हमने देखा है यहाँ पर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर रहा है, लेकिन यह रिट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए है और किसी के लिए आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का पावर दिया गया है फॉर ऑन अदर इशू, ऑन इश्यूज अदर देन फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, केवल फंडामेंटल राइट के नहीं। ये 32 के तहत पावर है, लेकिन 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट अन्य विषयों पर भी रिट जारी करने की पावर रखता है, उसका ये पावर में आ जाता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है 139A के तहत, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केसेस को अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इटसेल्फ ट्रांसफर करवा सकता है। अगर कोई एक से ज्यादा हाई कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है और उसको कॉमन डिसीजन के लिए, फॉर बेटर डिस्पोजल के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ सारे निर्णयों को मंगा सकता है। अलग अलग हाई कोर्ट में सेम इशू पर कोई पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ मंगा लेगा। और एक तरह से 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण पावर है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सलाह दे रहा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसको सलाह दे रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कैसे बिंदुओं पर? कोई इंपॉर्टेंट लॉ का इशू है या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर भारत की सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से राय ले रही है, और सुप्रीम कोर्ट राय दे रहा है भारत सरकार को, यानी राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लॉ के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर और फैक्ट से, या कोई फेडरल डिस्प्यूट अगर है जिसको रेफर किया गया है सुप्रीम कोर्ट को राय देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ राय दे रहा है, एक महत्वपूर्ण है। तो हमने ये बताया 1 से लेकर 9 तक सुप्रीम कोर्ट की ये शक्तियां हैं, और इन शक्तियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन शक्तियों के तहत
कहीं पर भी वह पावर नहीं है कि वह मंत्रियों को हटा सकता है। ये हमने दोनों देख लिया, मंत्रियों का भी हमने देख लिया प्रोविजन क्या है संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट के पावर और फंक्शन को भी देखने पर यह क्लियर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर अधिकार नहीं है कि उसको हटा सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है कि एक मंत्री को हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मिनिस्टर को हटा दिया है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर तो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। इस ब्रह्मास्त्र से ही मणिपुर के मिनिस्टर को हटाया गया है, और वो संविधान का ब्रह्मास्त्र जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है 142 है, आर्टिकल 142। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 42 सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में है, और मैं उसको पढ़ना चाहूंगा कि क्या कहता है 142। द सुप्रीम कोर्ट in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or may make such order as it is necessary for doing complete justice। जो वर्ड आया है वो है to do complete justice, यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट इस हथियार का प्रयोग करता है, और इसमें दिया हुआ है for doing complete justice in any cause or matter pending before it and any degree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the President may by order prescribe। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर के तहत, इस पावर को इन्वोक करते हुए मणिपुर के मिनिस्टर को हटा दिया है। मणिपुर का जो मिनिस्टर है उसको पद से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि मंत्रियों को हटाने का कोई शक्ति, सामान्य शक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। मंत्रियों के हमने अपॉइंटिंग पावर्स के बारे में सब डिस्कस कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का जो टोटल जुरिडिक्शन है उसको भी डिस्कस कर लिया, उसके तहत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के द्वारा, आर्टिकल 142 के प्रयोग के द्वारा, जो श्याम कुमार सिंह है मणिपुर के मंत्री, उनको पद से हटा दिया है, और यही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मणिपुर मिनिस्टर के खिलाफ इशू क्या था, वो भी जानने की जरूरत है कि उनको क्यों हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा है मणिपुर के मिनिस्टर के खिलाफ, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मणिपुर के मिनिस्टर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस पेंडिंग था, डिस्क्वालिफिकेशन केस पेंडिंग था सिंस 2017 से 10वीं अनुसूची के तहत अंडर 10th शेड्यूल दल बदल का मामला था इस मंत्री के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, और ये पेंडिंग था 2017 से इनके खिलाफ में, और जो स्पीकर हैं उनको फैसला लेना था। मैंने आपको बताया कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है विधानसभा का, जो स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको फैसला लेना था, लेकिन ये फैसला अभी तक नहीं ले पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनड्यू डिले हुआ, ये ज्यादा इन्होंने डिले कर दिया, और ये न्याय के हित में नहीं था, ये कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पाया, और इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस मंत्री को हटा दिया है, बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अगले आदेश तक प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगा दी है, रोक दिया है कि आप विधानसभा में एंट्री नहीं कर पाइएगा।